हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VRS हिस्ट्री में। और देखिए, माफी चाहूंगा, थोड़ा लेट वीडियो हमारी आई है, कारण कुछ भी रहा हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं इस बार कि भारत का जो इतिहास है आज जो हम पढ़ते हैं, उस इतिहास को किसने लिखा, किसके द्वारा सबसे पहले भारत का इतिहास लिखा गया। ध्यान रखना, भारत में कोई हेरोडोटस नाम का कोई बड़ा इतिहासकार नहीं था जो भारत का एक इतिहास लिखा जाए। भारत का जो इतिहास लिखा गया, हमारे पास जो भी हमारे ग्रंथ हैं, चाहे धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे हमारे पास एपिग्राफिकली स्टडी हो, चाहे न्यूमिस्मेटिक स्टडी हो, और भी अदर चाहे आर्कोलॉजिकल सोर्स हो, जिसकी सहायता से भारत का जो इतिहास लिखा गया वो ही उसी को सच के सवार के भारत का इतिहास बनाया गया। लेकिन देखने वाली बात है, सबसे पहले जो भारत का इतिहास है वो कहां से शुरू हुआ, किसने लिखा। टॉपिक हमारा रहेगा हिस्टोग्राफी ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो आइए हम ब्लैक बोर्ड की तरफ हम अपना रुख करते हैं। तो साथियों, देखते हैं हम जो भारत का इतिहास लिखा गया, जिसको हम हिस्टोग्राफी इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हिस्टोग्राफी बोला जाता है, हिंदी में इसको इतिहास लेखन बोला जाता है। सबसे पहला एक टॉपिक यही तैयार होता है कि इतिहास लेखन क्या है, क्योंकि कई बच्चों को समझ में नहीं आता हिस्टोग्राफी क्या होता है। भारत का जो इतिहास लिखा गया, कितने चरणों में लिखा गया, किस किस ने भारत का इतिहास लिखा, वो चीज यहाँ पे मैं मेंशन की है। सबसे पहले हम इसको कॉलोनियल हिस्टोग्राफी कहेंगे, जिसको उपनिवेश वाला इतिहास लेखन कहा जाएगा। सेकंड हमारा आता है नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी, राष्ट्रवादी इतिहास का। थर्ड हमारा आता है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, जिसको मार्क्सवादी इतिहासकार बोलेंगे। एंड फोर्थ जो हमारा है आज का जो नया ट्रेंड चल रहा है, न्यू अप्रोच प्रोसेसुअल एंड जेंडर स्टडी, जिसको विकासवादी और लिंग भेद वाला अध्ययन में शामिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि भारत का इतिहास जो लिखा गया, जिसको कॉलोनियल हिस्टोग्राफी बोलते हैं, और इनको ओरिएंटलिस्ट भी बोला गया, क्योंकि ये लोग जो घटना कहां से शुरू होती है, प्लासी और बक्सर का युद्ध सबको पता है कि प्लासी और बक्सर का जो युद्ध हुआ, उसमें जो भारत की जो सत्ता है कुछ हद तक बिहार और उत्तर प्रदेश की जो बंगाल की किसी हद तक ब्रिटिश कंपनी के हाथ में आ गई। और वहां आने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये शुरू होती है कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है, हमारे कुछ पॉइंट्स है मैंने मेंशन किया है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसको कैसे नियंत्रित या कैसे सुचारू रूप से चालू किया जाए। तो न्याय व्यवस्था सबसे बड़ी बाधक थी ब्रिटिश लोगों के लिए। तो ऐसी व्यवस्था के लिए सबसे पहले उन्होंने जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों का अनुवाद किया कि हिंदुस्तान में रहकर यहाँ मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, उनकी न्याय व्यवस्था उनके ग्रंथों के आधार पर समझना। तो यहाँ जो जुडिशियल जो काम था, न्यायाधीश के पास एक मौलवी रखा गया जो मुस्लिम लोगों की जो न्याय व्यवस्था को देखे, और हिंदू पंडित रखे गए जो भारत की न्याय व्यवस्था को देखा जाए। तो सबसे पहला कार्य यही रहा कि भारत में जो भी ग्रंथ थे उनका वहां अनुवाद करना शुरू किया, ताकि भारत के जो कल्चर को, सोसाइटी को समझा जाए और उस हिसाब से वहां की न्याय प्रणाली को अपनाया जाए। सेकंड अगर हम बात करें तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की, जिसका कार्य बेसिकली कुछ जर्नल्स थे, कुछ आर्टिकल्स थे, उनको पब्लिश करना यहाँ शुरू कर दिया गया। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 1785 में भगवत गीता का, जो हिंदू धर्म का काफी पवित्र ग्रंथ माना जाता है, भगवत गीता का यहाँ पे हिंदी में अनुवाद किया गया। और भगवत गीता का अनुवाद होने के बाद 1789 में अभिज्ञान शकुंतलाम का अंग्रेजी अनुवाद किया गया, और पूरे यूरोप में एक ये खलबली मची कि भारत में एक जो ये ग्रंथ, संस्कृत का जो ग्रंथ है और इस ग्रंथ की जो उपयोगिता है, तो इससे पूरे यूरोप में हलचल मची, और भारत वालों को एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भी भारत में भी एक पुराने ज्ञान हमारे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 1804 में मुंबई एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की गई। इसका भी यही उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा जो स्टडी की जाए और इंडियन कल्चर को समझा जाए, उस हिसाब से इनके जर्नल्स पब्लिश किए जाए। नेक्स्ट जो इनका स्टेप आगे बढ़ता है कि 1829 में लंदन के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। तो इसका भी वही उद्देश्य था कि भारत के कल्चर को, भारत की सोसाइटी को किस तरह से समझा जाए। उसके अगले स्टेप में हम देखते हैं कि सर विलियम जोन्स, जिनका योगदान क्या रहा कि जो यूरोपियन लैंग्वेज थी और ईरानी लैंग्वेज थी, इसके अलावा जो संस्कृत लैंग्वेज है, एंड दे हैव फाउंड आउट सम सिमिलरिटी बिटवीन अमंग 3 लैंग्वेजेस। सो दैट्स उनका जो ये कार्य रहा, इस कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। और जब लोगों की रुचि अब भारत की तरफ बढ़ने लगी, जब उन्होंने देखा कि लोगों की जब संस्कृत में भी वही शब्द पाए गए हैं, यूरोप की भाषा में वही शब्द पाए गए हैं, ईरानी भाषा में वही शब्द पाए गए हैं, तो एक कल्चरल अट्रैक्शन लोगों की तरफ बढ़ा। तो इसी चीज को देखते हुए हम देखते हैं कि बहुत सारा अध्ययन हमारा भारत की संस्कृति को समझने के लिए शुरू होने लगा। सबसे जो इंपोर्टेंट जो घटना घटती है 1857 का जो रेवोल्ट है, जिसको हम 1857 का विद्रोह कहते हैं, उस विद्रोह ने
इस प्रारूप को बिल्कुल ही बदल दिया। कारण यह रहा कि जब ये घटना घटी, इस घटना के बाद अध्ययन किया गया कि व्हाट वर द कॉजेस बिहाइंड दैट रिवोल्ट। तो दे हैव फाउंड आउट कि वी डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंडियन कल्चर एंड इंडियन सोसाइटी। तो जब इस तरह की उन्होंने चीज देखी कि भारतीय समाज और संस्कृति को हम ढंग से नहीं समझ पाए हैं, तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ के जो ग्रंथ हैं, यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ की जो सोसाइटी है, उसको समझने के लिए पूरा एक अध्ययन क्षेत्र उन्होंने अपना अलग से बना लिया कि भारत पे अगर हमें रूल करना है तो यहाँ के समाज को, यहाँ की संस्कृति को पूरी तरह से समझना होगा, नहीं तो फिर हम यहाँ पे अच्छे से रूल नहीं कर पाएंगे। तो इसी उद्देश्य को देखते हुए मैक्स मुलर का नाम आप बड़ा अच्छे से जानते हो कि मैक्स मुलर ने बहुत, आज के दिल्ली में मैक्स मुलर रोड यहाँ बना हुआ है। तो मैक्स मुलर का जो योगदान रहा सैक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज, एक सीरीज उनकी छपती है, जितने भी संस्कृत ग्रंथ है, खासकर वेदों पे उनका अध्ययन रहा, वेदों का उनका काफी डीपली अध्ययन रहा। और इस अध्ययन का एक ही पर्पज था कि भारतीय जो समाज है, संस्कृति है, उस पर ज्यादा लेख लिखे जाए और उसको समझा जाए। तो इसी चीज को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वी.ए. स्मिथ की जो सबसे पहले जो सीरीज आती है भारतीय इतिहास को लेके, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री बेसिकली रही है। और इस हिस्ट्री में वी.ए. स्मिथ ने 1/3 पार्ट जो है अलेक्जेंडर जो है उसके आगमन को रखा है। तो वी.ए. स्मिथ का मानना था कि भारत पे जो आक्रमण हुआ है, विदेशी आक्रमण हुआ है, वो इतना इंपॉर्टेंट था, वहीं से जो भारतीय संस्कृति या एक इतिहास की जो शुरुआत मानी जाती है। तो हम कह सकते हैं वी.ए. स्मिथ का जो सीधा सा मोटिव है, टारगेट था कि भारतीय समाज को, संस्कृति को यह दिखाना कि जो भी दिन हुआ है, जो भी इतिहास की शुरुआत हुई है, भारत में कहां से हुई है, कि विदेशी आए हैं, उनके द्वारा भारत की शुरुआत हुई है। तो ये कई विद्वानों ने आगे फॉलो किया। लेकिन अगर हम टोटल इसका कंक्लूजन करें, निष्कर्ष करें कि जो कॉलोनियल हिस्टोग्राफी है उसका मैन निष्कर्ष क्या निकल के आता है, तो उन्होंने माना कि भारत में हमसे पहले जो शासन प्रणाली थी बिल्कुल निरंकुश थी, वहां पे केंद्रीकरण का अभाव था, कोई बड़े बड़े राजा जो नहीं थे। इसके अलावा यहाँ के लोग ध्यानमग्न रहते थे, धार्मिक भावनाओं में लीन रहते थे, उनको अपने समाज की और सोसाइटी का ध्यान रहता था, शासन व्यवस्था का उनका कोई नॉलेज नहीं था। स्थानीय शासन प्रणाली थी, जो शासन चल रहा था। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड कर दिया, हिंदू इरा, मुस्लिम इरा एंड ब्रिटिश इरा। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया कि जो हिंदू टाइम है, इस टाइम में तो कोई केंद्रीकरण नहीं था और यहाँ पे निरंकुश शासक होते थे, जमींदार होते थे, बहुत भयंकर परिस्थिति होती थी। सेकेंडली जो मुस्लिम टाइम है, उन्होंने दिखाया कि मुस्लिम टाइम में काफी आक्रमण हुए, हिंदू जो इंडियन कल्चर है, मंदिर को तोड़ा गया, इस तरह का इतिहास दिखाया। थर्ड जो है उन्होंने ये दिखाया कि जो ब्रिटिश इरा है वो इतना श्रेष्ठ है कि हमारे आने के बाद यहाँ का एजुकेशन में सुधार आया, रोड प्रणाली सुधरी और लोगों को एक नौकरी वगैरह इक्वलिटी की बात आई। तो वो दिखाना चाहते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज द बेटर देन द ईस्टर्न सिविलाइजेशन। तो उनका कहने का मतलब है कि जो इतिहास जो है कि ब्रिटिश से पहले भारतीय इतिहास कुछ भी नहीं था, जैसे जो वेस्टर्न सभ्यता के प्रभाव में आया तभी इसका इतिहास जो सामने आता है। तो ये जो हम देखते हैं ये पूरा का पूरा कॉलोनियल हिस्टोग्राफी है और उनका सीधा मापदंड ये था कि भारत में किसी से रूल किया जाए और अपने शासन प्रणाली को कैसे ऑथेंटिक बनाया जाए। क्लियर? इसके बाद उसी दौरान क्या हो रहा था कि आने वाली पीढ़ी में 19वीं सेंचुरी में कुछ हमारे धीरे धीरे स्कॉलर्स तैयार हो रहे थे, क्योंकि उनके अंदर ये भावना जन्म ले चुकी थी कि जो हमारा इतिहास है कहीं ना कहीं गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। और इसी का परिणाम हम देखते हैं कि जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, कुछ ऐसे विद्वान शामिल हैं जिन्होंने भारत का इतिहास लिखने के लिए एक नई सिरे से कोशिश की उन ग्रंथों को। और ध्यान रखना, हमें नेगेटिव तो यहाँ सारी चीजें रही, लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये है कि भारत का जो इतिहास लिखना शुरू हुआ उसको लेके कुछ लाइब्रेरीज बनाई गई, जो एक अध्ययन क्षेत्र बनाया गया। तो कम से कम हमारे सामने कुछ ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ सामने आए और उनका प्रभाव ये पड़ा कि आने वाली पीढ़ी ने उन ग्रंथों का अपने तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। अब बात आती है राष्ट्रवादी इतिहासकारों की। देखिए, उनके सामने ये चीज थी कि भारत जो था ब्रिटिश कॉलोनियल था, अंडर में था भारत का, जो समाज सुधार और स्वराज की भावना उनके अंदर थी। तो अब ऐसा इतिहास लिखा जाए जो लोगों के अंदर सबसे पहले तो इनके खिलाफ एक रिएक्शन देना था कि तुमने जो भारतीय इतिहास इस तरह से लिखा है वो भारतीय इतिहास इस तरह से है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय संस्कृति और समाज का अपमान कर गए थे। तो इसके रिएक्शन में राष्ट्रवादी इतिहासकार खड़े हुए, उन्होंने आजादी के लिए इतिहास लिखने की एक कवायद है उसकी शुरुआत की। तो यहां सबसे पहले नाम जो आता है आर एल मित्रा का था, जिन्होंने वैदिक ग्रंथों का अनुवाद किया। उन्होंने ठोस आधार पर यह प्रमाण दिया कि भाई गाय का जो मीट है वो खाया जाता था वैदिक टाइम पीरियड में। उसके बाद आरजी भंडारकर है, जिन्होंने सातवाहन का जो हिस्ट्री है वो लिखना
लिखा। और वैष्णव मत जो है, भारत में वैष्णव मत जो है उसका प्रभाव क्या रहा, कहां कहां ये फैला, इसका इतिहास जो आर.टी. भंडारकर ने लिखना शुरू किया। सबसे इंपोर्टेंट जो चीज हमारी आती है, पी.वी. काने ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जो आप हमारे धर्मशास्त्र जो आप पढ़ते हो, तो पी.वी. काने ने सबसे पहले इसकी जो जिल्द है, जो सीरीज है, वो प्रकाशित की। इसके बाद आर.के. भंडारकर हैं, अशोक और उसकी जो पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर इन्होंने आर्टिकल लिखने शुरू किए, और ये पाया कि भारत में जो अशोक सम्राट था, विश्व के सभी सम्राटों में एक तरह से श्रेष्ठ सम्राट की तुलना उसकी की जा सकती है। इसके बाद जो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने जो कार्य आगे बढ़ाए, एसी राय चौधरी का नाम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एसी राय चौधरी ने 10th से बीसी से एक तरह से लैटर वैदिक टाइम पीरियड से लेके और एंड ऑफ द गुप्त टाइम पीरियड, गुप्त काल के अंत तक का जो इतिहास उसने लिखना शुरू किया। तो इस टाइम पीरियड देखें तो एक तरह से पॉलिटिकल हिस्ट्री था, लेकिन कमी ये थी कि उन्होंने वही रूल फॉलो किया, एक तरह से हिंदू इरा वाला जो टाइम पीरियड था उसी चीज को ये उन्होंने अपनी बुक में यहां फॉलो किया। उसके बाद इतिहास जो धीरे धीरे बढ़ता रहा। साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो एक नीलकंठ शास्त्री की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ये बड़ा ही रोचक हिस्ट्री यहाँ पे सामने आती है। उन्होंने साउथ इंडिया का समाज और संस्कृति पर जोर दिया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि यहाँ ब्राह्मण जो सिस्टम था उसी के द्वारा यहाँ का समाज और संस्कृति फला फूला है, और उसी के द्वारा दिखाया कि भाई यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था बड़ा मजबूत था। और उन्होंने यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की बात करी। इसके अलावा वहां पे जो ऑटोनोमस यूनिट्स हैं, जिसको हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जो आज ग्रामीण पंचायत होती है, जैसे साउथ में नाडू है, नगरम है, उर्र है, सभा है, इनका उल्लेख सबसे पहले एक नीलकंठ शास्त्री ने यहाँ सामने रखा। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाई आपने जो चीजें यहाँ कही है उसके अगेंस्ट यहाँ पे चीजें सामने आई हैं। और राष्ट्रवादी इतिहासकारों का निष्कर्ष ये था कि भारत में स्वर्ण युग रहा है, गोल्डन एज की जो बात कही है वो इसलिए आई थी कि आपने जो भारत का इतिहास बिल्कुल नील दिखा दिया था। आपका ये मानना था, कोलियन हिस्टोरियंस का ये मानना था कि भारत में कोई इतिहास नहीं है, लेकिन जो गोल्डन इरा की बात रही, गुप्त इरा को जो स्वर्ण युग उन्होंने बताया, तो कहने का मतलब है ये कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट थे, इनकी जो रिएक्शन का वो था। और भारत की जो अच्छाई थी, अच्छाई को उन्होंने उजागर करने की कोशिश की। कई बार आप देखते हो कि कोई हमारी बुराई कर जाता है, हमारे पूर्वजों की बुराई कर जाता है, तो नेक्स्ट टाइम हम उससे मिलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छी अच्छी चीजों को सामने रखें। तो वही चीज उन्होंने यहाँ पे रखी। तो यहीं से वैदिक जो टाइम पीरियड है उसको उन्होंने स्वर्णयुग की बात की कि वैदिक टाइम पीरियड में कितना किस तरह के जो ग्रंथ हैं सबसे उत्तम माने गए हैं। और जो स्वर्णयुग की जो बात कही है, इसके अलावा के.पी. जायसवाल हैं और अल्तेकर हैं, इन्होंने रिपब्लिकन स्टेट की बात कही। जो रिपब्लिकन स्टेट हमारे गुप्त काल के से पहले और मौर्य डायनेस्टी के बाद जो हमारे आते हैं, रिपब्लिकन स्टेट यहाँ पे फलीभूत से फूल हो रहा था। तो ये जो फ्लोराइज की ये बात कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों की उसी चीज को खत्म कर देता है जो कहते हैं भारत में कुछ नहीं था। तो यहाँ हमारा ये दिख रहा है कि रिपब्लिकन स्टेट जो है उनको अपनी पूरी समझ थी कि कैसे यहाँ पे रूल किया जाए और किस तरह से फल फूल रहे थे। इसके बाद अब क्योंकि राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, अपनी तारीफें उन्होंने बांधी, और तारीफों के चक्कर में जो कहीं ना कहीं आम आदमी का जो इतिहास होता है उसको ये नजरअंदाज कर जाते हैं। तो दे हैव नेग्लेक्टेड द कॉमन पीपल हिस्ट्री। सो नाउ द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का वहां पे जन्म होता है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस में दो नाम बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं, डी.डी. कोशाम्बी और आर.एस. शर्मा। तो अगर हम बात करें कि मार्क्सिस्ट जो इतिहासकार है इनका क्या योगदान है, क्योंकि सबसे पहली बात उन्होंने सोसाइटी पे फोकस किया, और जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन और सोसाइटी के बेस पे ही इन्होंने बात करी। प्राचीन भारतीय समाज, अर्थतंत्र और संस्कृति को उत्पादन शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत इन्होंने किया। तो यहां सबसे पहले अगर हम बात करें, डी.डी. कोशाम्बी ने मगध का जो उदय होता है, ओरिजिन ऑफ डी.डी. मगधा, उसका उदय में जो ओरिजिन में कुछ लोकल फैक्टर थे उनको उन्होंने उजागर किया। हेटेरोडॉक्स जो हमारे जैनिज्म, बुद्धिज्म जिसको बोला जाता है, उसके बारे में उन्होंने अपनी बातें रखी, कैसे इनका ओरिजिन होता है। और सबसे बड़ी बात जो इंडियन फ्यूडलिज्म है, अबव एंड बिलो, इसको लेकर डी.डी. कोशाम्बी ने यहाँ पे बातें अपनी रखी हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक भारतीय जो समाज और संस्कृति को नए तरीके से प्रस्तुत करने का नया नजरिया सामने आया। उसके बाद आर.एस. शर्मा की अगर हम बात करें, ओरिजिन ऑफ स्टेट की उन्होंने बात करी। तो जो ओरिजिन ऑफ स्टेट उन्होंने दिखाया कि कैसे भारत में राज्य का उदय होता है। इसके अलावा जो भारतीय सामंतवाद है और उसमें जो पॉलिटिकल जो चीजें हैं, आर.एस. शर्मा की सबसे बड़ी बात की जो हिंदुस्तान में जो सामंतवाद है सभी क्षेत्रों में एक तरह से फैलता है,
और उनकी जो एक बुक आती है पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन, ये बुक काफी यूजफुल साबित होती है, क्योंकि इसने पहली बार भारतीय जो राजनीति है उस राजनीति को अच्छे से समझा और उस समझ के आधार पर इतिहासकारों ने उसका आगे बहुत इस्तेमाल किया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि साउथ इंडिया में क्या इसी चीज को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि साउथ इंडिया में आर्य नंदी है, एमजी नारायण है और केशवन बेलथोट जैसे नाम कुछ आते हैं, जिन विद्वानों ने भारतीय सामंतवाद पे लेख लिखे। उनका ये मानना था कि जो आर्य साम्यवाद कहते हैं, यहां सामंतवाद कुछ दूसरे तरीके से आता है। तो उन्होंने जो कुछ वेजल्स हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उनके जो संबंध थे, एक हायरार्किकल जो सिस्टम था, उनको उन्होंने यहाँ साउथ इंडिया में दूसरे नजर से प्रकट किया। और बेलथोट और एमजी नारायण टेम्पल्स और राजघराने में कुछ इस तरह से सिमिलरिटी दिखाते हैं कि जैसे मंदिर में एक देवता होता है, ऐसे ही राज दरबार में एक राजा होता है, जैसे उसका एक कोरोनेशन होता है, इसी हिसाब से रथ यात्रा को भी उससे कंपेयर किया गया। तो ये सारी चीजें भारतीय सामंतवाद को बढ़ावा देने में सामने आती हैं। लेकिन तीन हिस्टोरियंस हो जाते हैं, तीन ट्रेंड हो जाते हैं। चौथा जो नया हमारा जो अप्रोच आता है प्रोसेसुअल हिस्टोग्राफी, जो जेंडर वगैरह आते हैं, इसमें क्या है कि बड़े बड़े इतिहासकार आज भी हैं। रोमिला थापर हैं, बीडी चट्टोपाध्याय हैं, हरमन कुलके हैं, वाई सुब्रयालू हैं, एस सैनिवेट हैं। इन्होंने राज्य निर्माण की जो बात कही है उसमें इसमें क्षेत्रीय और स्थानीय तत्वों पे ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि आर्य शर्मा जहां बोल गई थी कि जो राज्य का स्टेट फॉर्मेशन, जो आर्यन टेक्नोलॉजी का जो उन्होंने फोकस किया, आर्यन टेक्नोलॉजी के आधार पर पूरे हिंदुस्तान में स्टेट फॉर्मेशन की वो अलग अलग टाइम पीरियड की बात करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा जो स्टेट फॉर्मेशन हुआ आयरन टेक्नोलॉजी के अलावा वहां पे जो लोकल फैक्टर्स थे, जैसे सातवाहन सेकंड स्टेट फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा हरमन कुलकी का जो क्षेत्र है वो उड़ीसा को बनाया। बीडी चट्टोपाध्याय ने जो रीजनल हिस्ट्री जो पढ़ी, जो रीजनल स्टडी उन्होंने राजस्थान रीजनल स्टडी पे अपना फोकस किया। तो इस तरह से इन्होंने नंजूत लाहिड़ी का नाम आता है, जिन्होंने ये आपका नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है उन्होंने वो सिलेक्ट किया है। इसके अलावा बंदर सिंह है, उड़ीसा पे उन्होंने अध्ययन किया। तो ये जो नया ट्रेंड जो आता है इसको प्रोसेसुअल हिस्टोरियंस बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कोई भी घटना एक साथ नहीं घटती है, इट वाज रिजल्ट ऑफ दी प्रोसेसुअल सिस्टम, कि एक साथ किसी राज्य का निर्माण नहीं हुआ, एक विकासवादी प्रक्रिया होती है जिसके परिणाम से यहाँ पे राज्य का निर्माण हुआ है। तो इन्होंने क्षेत्रीय रीजनल स्टडी पे फोकस किया। तो दैट्स आवर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। एंड नेक्स्ट जो हमारा नया ट्रेंड आ रहा है कि जेंडर स्टडी। जेंडर स्टडी में आपको पता होगा कि आज के दौर में कुछ नए नए इतिहासकार आ रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर शालिनी शाह आ रही हैं और राजन गुरु, डॉक्टर शालिनी शाह है हमारी, और मेरिका हास की एक प्रोफेसर हैं। इसके अलावा 3-4 और हिस्टोरियंस जो हमारे सामने आ रहे हैं, उन्होंने जेंडर और सोसाइटी और पावर्स उसमें एक संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई। तो देखा जाए कि ओवरऑल जो हमारा इतिहास जो सामने आता है, जो अब तक का जो हिस्टोग्राफी लिखा गया, ये हमें समझना होगा कि भारत का जो इतिहास है कैसे लिखा गया। शुरुआत करते हैं ब्रिटिश लोग अपने मकसद से, अपने इरादे से, लेकिन उसको इस कारवां को आगे किसने बढ़ाया? राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने। वहां पे कुछ कमी रह जाती है, उनकी भरपाई कौन करता है? मार्क्सवादी इतिहासकार। और मार्क्सवादी इतिहासकारों ने जो ये सारी चीजें लिखी, उसका विरोध या उस चीज में कुछ कमियां जो रह गई, उनको आगे किसने प्रोसेसुअल नई अप्रोच जो हमारे सामने आती है, उस अप्रोच को आगे बढ़ाया। और इस तरह से भारत का जो इतिहास लिखा गया, और इसी इतिहास को इंग्लिश में हिस्टोग्राफी बोलते हैं, और भारत हिंदी भाषा में इसको इतिहास लेखन बोलते हैं। तो देखा जाए मेरे हिसाब से सिंपल तरीका है, इससे कोई मुझे आसान तरीका नहीं लेगा समझाने का। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत जल्दी आएगी। धन्यवाद।